बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। बरसती बारिश की परवाह किए बगैर मैं छत पर चला गया था, क्योंकि दोपहर के 2 बज चुके थे और फारिया ने मुझसे वादा किया था कि वो 2 बजे अपनी छत पर आएगी। हम दोनों पड़ोसी थे, दोनों घरों की छत भी मिलती थी और अक्सर मुलाकात भी होती रहती थी। आज जब मैं छत पर चढ़ा तो वो पहले से ही वहां पर मौजूद थी और बेसब्री से इधर उधर टहल रही थी। उसके सारे कपड़े भी भीग चुके थे। मुझे देखते ही फारिया जल्दी से दोनों छतों के दरमियान वाली दीवार के पास आ गई थी। वो छोटी सी दीवार थी जो हम दोनों को मिलने से रोक नहीं सकती थी। आज उसकी आंखों में आंसू थे। वो कहने लगी, आज मुझे सच सच बता दो कि तुम मुझसे शादी करना चाहते हो या नहीं। मैं बोला, तुम कैसी बातें कर रही हो, मैं तुमसे शादी नहीं करूंगा तो फिर और किससे करूंगा। फारिया कहने लगी, तुम मुझे सिर्फ शादी के सपने दिखा रहे हो, जबकि हकीकत में शादी तो अपनी फूफो की बेटी से करना चाहते हो। मुझे सब खबर है। तुम ये मत सोचो कि मैं तुमसे बेखबर होकर बैठी हूं। मैं हंस दिया और बोला, फारिया, बच्चों जैसी बातें मत करो। ये तो अम्मी अब्बू की ख्वाहिश है कि मैं फूफो की बेटी से शादी करूं, पर मेरा ऐसा कोई इरादा नहीं है। फिर तुम्हें यह भी मालूम है कि मैं पिछले कई बरसों से बेरोजगार फिर रहा हूं। इसी उम्मीद पर मैं अब बीएससी के इम्तहानात दे रहा हूं कि शायद कोई अच्छी जॉब मिल जाए। और तुम्हें इतना भी पता है कि मैं अपने बाप के पैसों पर पल रहा हूं। वो बेचारे खुद बहुत कम कमाते हैं। वो एक स्कूल में क्लर्क हैं। इतने बरसों से वही घर को चला रहे हैं और फिर मेरा भी खर्चा वही उठा रहे हैं। मैं तो खुद उनसे शर्मिंदा शर्मिंदा फिरता हूं कि मेरी उम्र 25 बरस हो गई है, मगर मैं आज तक कमा कर 1 रुपया लेकर नहीं आया। और ऐसे में वो माथे पर शिकन डाले बगैर ही सब कुछ कर रहे हैं। और इस सब के बदले में वो मुझसे बस इतना चाहते हैं कि मैं सना से शादी कर लूं। मगर मैंने उनकी ये बात भी टाली हुई है। मैंने उनसे साफ लफ्जों में कहा हुआ है कि मैं शादी करूंगा तो सिर्फ फारिया से करूंगा। मगर अब्बू चाहते हैं कि मैं उनकी बहन की बेटी से शादी कर लूं, क्योंकि वो यतीम बच्ची है। लेकिन तुम फिक्र न करो फारिया, मैं अपने घर वालों को समझा दूंगा। तुम बिला वजह मुझसे नाराज मत हो। फारिया के माथे पर बल पड़ गए थे। वो कहने लगी, हर वालिदैन का फर्ज होता है कि वो अपने बच्चों की बेहतरीन तरबियत करे और उनकी हर ख्वाहिश पूरी करें। अगर तुम्हारे वालिदैन तुम्हारे लिए कुछ कर रहे हैं तो इसका ये मतलब नहीं है कि वो तुम्हारे सर पर तलवार लेकर खड़े हो जाएं कि तुमने शादी करनी है तो उनकी पसंद से ही करनी है। सभी के वालिदैन बच्चों का खर्च उठाते हैं, उन्हें तालीम दिलवाते हैं। क्या मेरे वालिदैन ने मुझे तालीम नहीं दिलवाई? तुम्हारे वालिदैन ने ये सब किया है तो अनोखा नहीं किया। तुम बिला वजह उनकी तरफदारी मत करो। मैंने दोनों हाथ खड़े कर दिए और बोला, अच्छा बाबा, माफ़ कर दो, तुम गुस्से में ही आ गई हो। मैंने तुम्हें बता दिया है कि मैं फ़कत तुमसे ही शादी करूंगा, तो बस फिर तुमसे ही करूंगा। तुम्हें परेशान होने की ज़रूरत नहीं है। मेरी बात सुनकर फारिया का गुस्सा ठंडा हुआ था। अब वो मुस्कुरा दी थी। उसने मुझसे इज़हार मोहब्बत किया और कहने लगी कि मैं तुम्हारे बगैर ज़िंदा नहीं रह सकूंगी। इसीलिए खुदारा तुम मुझे छोड़ने की गलती मत करना, नहीं तो मैं अपनी जान दे दूंगी और ख़त में तुम्हारा नाम लिखकर तुम्हें बदनाम कर दूंगी। मैं उसकी बात सुनकर हंस दिया था और बोला, ये तो गलत बात है, तुम मेरे साथ इतना जुल्म मत करना। वो भी हंसी थी। फिर हम दोनों बड़ी देर तक यूं ही खड़े बातें करते रहे थे। फारिया की अम्मी आवाज़ें देने लगी थी तो उसे नीचे जाना पड़ा था। मेरे BCSS के इम्तहानात होने वाले थे और मैं दिन रात एक करके मेहनत कर रहा था। मैं हर हाल में कामयाब होना चाहता था ताकि फारिया को जल्द अज जल्द अपनी ज़िंदगी में शामिल कर दूँ। उसने मुझे बताया था कि उसके लिए बहुत से रिश्ते आ रहे हैं, मगर वो अपने वालिदैन को किसी तरह टाल देती है। जाहिर सी बात है, वो एक लड़की होने के नाते ज़्यादा देर तक रिश्तों से इनकार नहीं कर पाएगी और फिर आखिरकार उसे अपने वालिदैन की मर्जी के आगे सर झुकाना पड़ जाना था। मैं फारिया को किसी कीमत पर भी खोना नहीं चाहता था। इसीलिए अब मैं पढ़ाई के लिए काफ़ी सीरियस हो गया था। मेरे एग्ज़ाम शुरू हो चुके थे, इसलिए मैं काफ़ी मसरूफ़ हो गया था। मैंने तो फारिया के साथ रब्ता करना भी छोड़ दिया था। उसे मैंने पहले ही बता दिया था कि इम्तहानात के दौरान मैं अपना मोबाइल बंद रखूँगा, क्योंकि ये सब मैं हम दोनों के लिए ही कर रहा हूँ। इसीलिए तुम्हें फ़िक्रमंद होने की ज़रूरत नहीं है। मैं शुरू से तुम्हारा था और तुम्हारा ही रहूँगा। मेरी बातें सुनकर फारिया को भी तसल्ली हो गई थी और कहने लगी थी कि मैं तुम्हारे लिए दुआगो हूँ कि तुम कामयाब हो जाओ और मैं तहज्जुद पढ़कर भी तुम्हारे लिए दुआ किया करूँगी। मैं उसकी बातें सुनकर खुश हो गया था। मैंने दिन रात मेहनत की थी और अल्लाह के फजल से मेरे इम्तहानात बहुत अच्छे हो गए थे। जिस दिन मैं फारिग होकर घर आया था, मैंने मोबाइल ऑन करके सबसे पहले फारिया का नंबर ही मिलाया था।
मगर उसने मेरी कॉल अटेंड न की थी। मैंने उसे कई बार कॉल की, मगर हर बार वो मेरी कॉल काट देती थी। अब मुझे बड़ी फिक्र हो रही थी कि वो ये सब क्यों कर रही है। मैंने उसे मैसेजेस किए और अल्लाह के वास्ते दिए कि मेरा फ़ोन अटेंड कर लो। आखिरकार फारिया ने मुझसे बात कर ही ली थी। वो बहुत गुस्से में लग रही थी। मेरे हेलो के जवाब में बोली कि तुम बहुत खुश हो ना, तुम्हारा रास्ता साफ हो गया है, अब तुम आराम से सना से शादी कर लोगे। मैं जो तुम्हारी ज़िंदगी से निकल गई हूँ। मैं हैरान रह गया था और बोला, फारिया ये तुम कैसी बातें कर रही हो? अल्लाह न करे कि तुम मेरी ज़िंदगी से कभी निकलो। तुम्हारी खातिर ही तो मैं सारी कोशिशें कर रहा हूँ, और अब तुम मुझे ऐसा कह रही हो? फारिया कहने लगी, मेरे लिए 4 दिन कबल बहुत ही अच्छा रिश्ता आया था। मैंने अपने घर वालों को टालने की बहुत कोशिश की, मगर उन्होंने मेरी बात नहीं मानी और मेरा रिश्ता उस लड़के से तय कर दिया है। अब मैं तुम्हारी ज़िंदगी से निकल चुकी हूँ। तुम्हारी मर्जी है, जिसके साथ चाहे शादी करो। इतना कहकर फारिया ने कॉल बंद कर दी थी, जबकि मैं तो सख्ती के आलम में ही बैठा हुआ था। ये सब कैसे हो सकता था? मैं तो फारिया के बगैर ज़िंदगी का तस्वुर ही नहीं कर सकता था। मैं इसी परेशानी में रात तक अपने कमरे से नहीं निकला था। रात के वक्त अम्मी मेरे पास आई और कहने लगी, मेरे बेटे ने दोपहर का भी खाना नहीं खाया, अब तो बाहर आ जाओ, खाना खा लो। मैं बोला, जाए अम्मी यहाँ से, मुझे नहीं कुछ खाना। अम्मी हैरान हो गई और बोली, क्यों, क्या हो गया है? तुम जब पेपर देकर आए थे तब तो अच्छे भले थे। मैं बोला, अम्मी आप जानती है ना कि मैं फारिया से बहुत मोहब्बत करता हूँ और किसी सूरत भी उसे खोना नहीं चाहता। मेरी अम्मी खफा हो गई थी और कहने लगी, तुम भी जानती हो कि तुम्हारा बाप तुम्हारी शादी उससे नहीं करेगा। तुम्हारा और सना का रिश्ता बचपन में ही तय हो गया था, तो फिर तुम एक जिद लगाकर क्यों बैठे हो? क्यों घर का माहौल ख़राब करते हो? मैं फट पड़ा था और बोला था, आप घर के माहौल की बातें कर रही हैं, यहाँ तो मेरी सारी ज़िंदगी ख़राब होने जा रही है। मैंने फारिया को कॉल की थी, वो मुझसे बात तक नहीं करना चाहती थी। उसने मुझे बताया कि उसका रिश्ता पक्का हो गया है। अम्मी, मैं आपको एक बात साफ साफ बता दूं, अगर फारिया की शादी किसी और से हो गई तो मैं आपके भी काम का नहीं रहूँगा। मैं ये घर छोड़कर हमेशा हमेशा के लिए चला जाऊँगा। फिर आप और अब्बू रहिएगा मेरी यादों के साथ। इससे अच्छा ये नहीं है क्या कि आप मेरी बात मान लें? कोई बात नहीं, फुप्पो अगर बचपन की मंगनी टूटने पर खफा होंगी तो कितनी देर हो जाएंगी, 1 महीने, 2 महीने या 2-3 साल। उसके बाद वो अब्बू के साथ सुलह कर लेंगी। लेकिन अम्मी, अगर मैं घर छोड़कर चला गया तो कभी लौट कर नहीं आऊँगा। मेरी धमकी सुनकर अम्मी बहुत ज़्यादा परेशान हो गई थी। वो कहने लगी, एहसन, ऐसी कोई भी हरकत मत करना। मैं तुम्हारे अब्बू से बात करूँगी, यकीनन वो हमारा कहा मान लेंगे। मैं मुस्कुरा दिया और बोला, अम्मी, इसी में हम सबकी भलाई है कि अब्बू मेरी बात मान जाए, नहीं तो फिर आप मुझे हमेशा हमेशा के लिए खो देंगी। अम्मी चुपचाप कमरे से बाहर निकल गई थी और फिर 1 घंटे बाद अब्बू कमरे में आए और कहने लगे, अच्छा, अब तुम अपने बूढ़े माँ बाप को धमका रहे हो। CSS का इम्तहान दे दिया है तो क्या बड़े आदमी बन गए हो? हम अभी भी तुमसे बड़े हैं। वालिदैन को अहमियत देने की कोशिश करो, क्योंकि दूसरे रिश्ते तो फिर भी मिल जाएंगे, मगर माँ बाप का मुतबादिल कोई नहीं होता। मैं बोला, अब्बू, मुझे आपकी कदर कीमत मालूम है, तभी तो आपकी मिन्नतें कर रहा हूँ कि आप मेरी ख्वाहिश मान जाए। मैं आपका मशकूर रहूँगा। अब्बू चुप रहे थे। वो कहने लगे, तो अच्छा, तुम मेरा और मेरी बहन का रिश्ता ख़त्म करवा कर ही दम लोगे? मैंने अब्बू से कहा, मैं ऐसा कुछ नहीं चाहता। मैं खुद पप्पो के घर जाऊँगा और उनसे माजरत कर लूँगा। उन्हें बताऊँगा कि अब्बू नहीं चाहते थे कि मैं अपनी पसंद से शादी करूँ। वो मेरी शादी सना से करना चाहते थे, मगर मैं ही बेअदब बेटा निकला जो उनकी बात ना मान सका। खुदा आप मेरे अब्बू से नाराज़ मत होइएगा। मुझे उम्मीद है कि पप्पो मेरी बात समझ जाएंगी और आपसे अपना ताल्लुक़ ख़त्म नहीं करेंगी। मैं आप दोनों बहन भाइयों के दरमियान जुदाई का सबब नहीं बनूंगा। अब्बू ने सर हिला दिया था। वो कहने लगे, अच्छा, तुम्हारी माँ बता रही थी कि फारिया का रिश्ता हो गया है, तो अब तुम हमसे क्या चाहते हो? मैं बोला, अब्बू, आपको मेरे लिए रिश्ता लेकर जाना पड़ेगा। आप उनको ये मत बताइएगा कि उस रिश्ते के मुतालिक आप पहले से ही बाखबर थे। तब तक मैं फारिया से भी बात करूंगा और उससे भी आगे का लाएमल जान लूंगा। अब्बू ने सर हिला दिया और उठकर बाहर चले गए थे। तब अम्मी कहने लगी, देख लो, हमने तुम्हारी बात मान ली है, अब तुम आकर खाना खा लो। मैं हंस दिया था और बोला, अम्मी, आपको अभी तक मेरे खाने की ही फिक्र है। अम्मी भी मुस्कुरा दी थी। खैर, मैं फारिया का नंबर मिलाता जा रहा था।
मगर वो तो बड़े गुस्से में थी, मुझसे बात करना भी नहीं चाहती थी। तब मैंने उसको एक मैसेज किया कि मैंने अपने वालिदैन को मना लिया है, वो तुम्हारे घर रिश्ते के लिए आना चाहते हैं, तुम मुझे बताओ कि आगे हम क्या करें। तब कहीं जाकर फारिया ने मुझे कॉल की थी। वो बहुत नाराज़ थी। कहने लगी, तुमने अपने वालिदैन को मनाना था तो पहले ही मना लेते। मेरे अब्बू तो बहुत आसानी से तुम्हारे रिश्ते के लिए मान जाते। अब मेरा रिश्ता दूसरी जगह हो गया है तो तुम्हारे वालिदैन मान गए हैं। ये वैसे तुमने अच्छी खेल खेली है। इस तरह सांप भी मर जाएगा और लाठी भी नहीं टूटेगी। यानी तुम बेवफाई करके भी बेवफा नहीं कहलाओगे। मैं बोला, फारिया, ज़्यादा बातें बनाने की ज़रूरत नहीं है। तुम मुझे बताओ कि हम आगे क्या करें, हमारा लाएमल क्या होना चाहिए। तब फारिया कहने लगी, मैं अपनी वालिदा से बात करती हूँ, फिर तुम्हें कुछ बताती हूँ। फिर फारिया और मेरी हर रोज़ बात होती थी। उसने मुझे बताया था कि उसने अपनी वालिदा से बात की है, मगर उन्होंने फारिया को सख्ती से मना कर दिया है कि तुम्हारे बाप ने तुम्हारा रिश्ता तय कर दिया है तो दूसरे रिश्ते के बारे में सोचना भी मत। अब जो भी करना था मैंने ही करना था। मैंने अब्बू से कह दिया था कि आप तब तक फारिया के घर से उठकर मत आइएगा जब तक उसके वालिदैन इस रिश्ते के लिए मान नहीं जाते, क्योंकि ये रिश्ता आप ही की वजह से मेरे हाथ से निकला है। अब्बू ने गमगीन आंखों से मेरी जानिब देखा था और कहने लगे, बेटा, हमसे पता नहीं और क्या क्या करवाओगे तुम। फिर बड़ी मुश्किल से मैंने अपने वालिदैन को मनाकर फारिया के घर भेज दिया था। अब वो पूरे 3 घंटे बाद वापस आए थे। वो बड़े नाराज से लग रहे थे। मैंने अम्मी से पूछा कि क्या बना, तो वो कहने लगी, फारिया के वालिद ने तुम्हारे अब्बू को साफ इनकार कर दिया है। वो कहने लगे कि हम तो अपनी बेटी का रिश्ता एक जगह पर तय कर चुके हैं, तो अब दूसरी जगह ये रिश्ता नहीं कर सकते। तुम्हारे अब्बू और मैं पूरे 3 घंटे वहां बैठकर उनकी मिन्नत करते रहे, मगर वो अपनी बात पर ही अड़े रहे थे। अब बेटा, हम अपनी सी कोशिश करके आए हैं, अब तुम जानो और तुम्हारा मुकद्दर। अम्मी की ये बात सुनकर मुझे बहुत दुख हुआ था। मैं बोला, मेरे मुकद्दर तो अच्छे ही थे अम्मी। फारिया मुझसे शादी करना चाहती थी, मगर आप और अब्बू की जिद की वजह से वो मेरे हाथ से निकल रही है। मैं फारिया की जुदाई किसी कीमत पर भी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगा। इतना कहकर मैं अपने कमरे में आ गया था। मैंने फारिया का नंबर मिलाया और उस पर खूब बरसा था। मैंने उसे खूब खरी खरी बातें सुनाई थी और कहा था कि तुम अपने वालिदैन को अभी तक मना क्यों नहीं पाई, तुम तो मुझसे जान छुड़वाना चाहती हो। तो वो रोने लगी थी और बोली, मैं तुम्हें खोकर कभी खुश नहीं रह सकूंगी एहसन, कुछ करो, मैं तुम्हारे साथ ही शादी करना चाहती हूँ। फिर मुझे नहीं मालूम कि फारिया ने अपने वालिदैन को कैसे मनाया था। उसने मुझे कॉल की और कहने लगी कि अपने वालिदैन को मेरा रिश्ता लेने के लिए फिर भेज दो, इस बार मेरे अब्बू इनकार नहीं करेंगे। ये बात सुनकर तो मैं खुशी से उछल ही पड़ा था। जल्दी से अम्मी अब्बू के पास आया और उनसे कहा कि आप फारिया का रिश्ता लेने जाएं। अब्बू ने गुस्से से मेरी जानिब देखा था और कहने लगे, तुम बास नहीं आओगे, तुम हमें एक बार फिर बेइज्जत करवाना चाहते हो। तो मैं बोला, अब्बू ऐसी कोई बात नहीं है, फारिया के अब्बू मान गए हैं, अब आप जब रिश्ता लेने जाएंगे तो वो इनकार नहीं करेंगे। अब्बू ने अम्मी की जानिब देखा था। अम्मी ने उन्हें जाने का इशारा किया। फिर अब्बू और अम्मी दोनों मिलकर मेरे लिए फारिया का हाथ मांगने चले गए थे। वो जब वापस आए तो मुस्कुरा रहे थे। अम्मी कहने लगी, हाँ भाई, इस बार हम रिश्ता पक्का करके ही आए हैं, अब तुम खुश हो जाओ। मैं ये बात सुनकर सच में बहुत खुश हो गया था। मैं एक तरह से फारिया को खो ही चुका था, ये तो मुझे दोबारा मिली थी। मैंने अपने अब्बू से कहा था कि मैं बहुत धूमधाम से शादी करना चाहता हूँ। अब्बू कहने लगे, ठीक है, मैं तुम्हारी शादी के लिए किसी से कर्ज ले लूँगा। हमारे घर में अब सुकून आ गया था। अब्बू ने कर्ज भी ले लिया था और शादी की तैयारियां शुरू हो चुकी थी। फ़कत 2 माह बाद ही तो हमारी शादी थी। एक दिन मैं और अम्मी खरीदारी के लिए बाजार गए हुए थे कि अचानक अम्मी की तबीयत बिगड़ गई थी। वो कहने लगी, एहसन, मुझे घर ले चलो, मैं अच्छा महसूस नहीं कर रही हूँ। मैं परेशान हो गया और बोला, अम्मी, आपको मैं घर के बजाय अस्पताल लेकर चलता हूँ, आपका चेकअप हो जाएगा। अम्मी ने नफ़ी में सर हिला दिया और कहने लगी, एहसन, मुझे फ़ौरन घर लेकर चलो, मुझे तुम्हारे अब्बू की बहुत फिक्र हो रही है। मैं बोला, अम्मी, अब्बू बिल्कुल ठीक है, आप फिक्र न करें, आप मेरे साथ डॉक्टर के पास चलें। मगर अम्मी रोने लगी थी और बोली कि मैं घर ही जाना चाहती हूँ। मैं हैरान था कि अम्मी बच्चों जैसी हरकतें क्यों कर रही हैं। खैर, मैं अम्मी को लेकर घर गया था। घर पहुँचते ही अम्मी ने अब्बू से इस्तफसार किया कि आपने खाना खा लिया। अब्बू कहने लगे, हाँ हाँ, मैं खाना खा चुका हूँ, तुम्हें फिक्र की ज़रूरत नहीं है। फिर अम्मी कहने लगी, जमील, मैंने आपके सारे कपड़े धो दिए थे ना,
कोई सूट धोने वाला तो नहीं पड़ा? अब्बू कहने लगे, कैसी बातें कर रही हो, सब खैर तो है? अम्मी कहने लगी, जो पूछ रही हूँ वो बताएं। फिर अम्मी जल्दी से आगे बढ़ी और मशीन को सेट करके धोने के लिए कपड़े डालने लगी थी। मैं बोला, अम्मी खुदा का नाम लें, बाजार में आपकी तबीयत खराब हो गई थी और अब आप कपड़े धोने लगी हैं। अम्मी बोली, तुम बिल्कुल चुप हो जाओ, मुझे अपने कपड़े ला कर दो जो धोने वाले पड़े हैं। मैं बोला, अभी कल ही तो आपने मशीन लगाई थी, सब कुछ साफ पड़ा है, आप छोड़े मशीन को। मैं अम्मी का हाथ पकड़कर उन्हें कमरे में ले गया था। वो कहने लगी, घर साफ है ना मेरा? मैं हैरान था कि अम्मी ऐसी हरकतें क्यों कर रही हैं। फिर अम्मी ने अब्बू को अपने पास बिठा लिया और उनसे बातें करने लगी और बार बार एक ही लफ्ज़ कहती जा रही थी कि मेरे अहसन का ख्याल रखना, मेरे अहसन का साथ देना। यूं ही बातें करते करते अम्मी ने आंखें बंद कर ली थी। हम तो यही समझे कि अम्मी सो गई हैं। मैंने अब्बू से कहा कि अब आप उठकर आराम कर लें, अम्मी सो गई हैं। मगर अब्बू की आंखों से आंसू गिरने लगे थे और कहने लगे, मुझे नहीं लगता कि तुम्हारी माँ सोई है, वो इस तरह नहीं सोती, मुझे कुछ और ही लग रहा है। मैं घबरा गया था और बोला, अब्बू आप ये कैसी बातें कर रहे हैं? अब्बू ने आगे हाथ बढ़ाकर अम्मी की नब्ज टटोली तो बोले, इन्ना लिल्लाह। ये बात सुनकर तो मुझ पर क़यामत बीत गई थी। मैं रोने लगा था। मौत बहुत बेयकीन सी चीज़ है, कब कहाँ किस वक्त आ जाए कुछ पता ही नहीं चलता। मैंने अम्मी की तदफीन वगैरह करवाई और घर लौट कर आया तो अब्बू को बहुत उदास पाया था, जबकि पप्पू अब्बू के पास बैठी उन्हें दिलासे दे रही थी। अम्मी के बगैर ये घर काट खाने को दौड़ रहा था। मैं अपने कमरे में चला गया था। खैर, एक एक करके सारे मेहमान चले गए थे, मगर पप्पू अपने घर वापस नहीं गई थी। उनके साथ सना भी आई हुई थी। उन दोनों माँ बेटी ने मिलकर पूरे घर को संभाला हुआ था। सच कहूँ तो उन्होंने ही अम्मी की फौतगी में आए हुए तमाम मेहमानों को संभाला था। मैं उनका दिल से मशकूर था, मगर ये कहाँ जानता था कि उनकी अच्छाई मेरी ज़िंदगी में तबाही लेकर आने वाली है। एक दिन अब्बू मुझे अपने साथ घर से बाहर ले गए और बोले, एहसन तुमने देखा है ना किस तरह तुम्हारी पप्पू और सना ने हमारा घर संभाला हुआ है। सना एक बेहतरीन लड़की है, तुम उसे मत खो। मैं तुम्हें यही मशवरा दूंगा कि तुम सना से शादी कर लो। मैं बोला, अब्बू अब तो मेरा रिश्ता पक्का हो गया है, अब आप मेरे सामने ऐसी बातें मत करें। और फिर मेरी माँ की तो अभी कब्र की मट्टी भी खुश्क नहीं हुई और आप मेरी शादी का जिक्र कर रहे हैं। अब्बू खामोश हो गए थे। उन्हीं दिनों मेरे CSS का रिजल्ट भी आ गया था। मैं पास हो चुका था। अब मैंने जगह जगह जॉब के लिए अप्लाई करना शुरू कर दिया था और अल्लाह के फजल से मुझे बेहतरीन नौकरी मिल गई थी। मुझे नौकरी के साथ साथ इमारत भी दी गई थी। घर, गाड़ी और हर चीज़ मेरे पास मौजूद थी। मैं अब्बू को लेकर दूसरे घर में शिफ्ट हो गया था, क्योंकि ये घर मेरे ऑफिस से ज़्यादा करीब था। अब्बू यहाँ पर उदास रहने लगे थे। एक दिन कहने लगे, एहसन मैं तुम्हारे सामने हाथ जोड़ता हूँ, तुम सना के साथ शादी कर लो। ये बात सुनकर तो मेरा दिमाग ही घूम गया था। मैं बोला, अब्बू ये सना नाम का भूत मेरे सर से कब टलेगा? मैं तो तंग आ गया हूँ उसका नाम सुन सुनकर। प्लीज़ मुझे मेरी ज़िंदगी जी लेने दें। तब अब्बू ने मेरे आगे हाथ जोड़ दिए थे। ये सब देखकर तो मैं अपने आपे से ही बाहर हो गया था। मैं जल्दी से उनके कमरे में गया और उनका मुख्तसर सा सामान बैग में रखकर उनके हाथ में बैग पकड़ा दिया और बोला, आप मेरे घर से निकल जाएं। आप जब तक इस घर में रहेंगे मेरा जीना हराम किए रखेंगे। मैं आपको मजीद यहाँ बर्दाश्त नहीं कर सकता। इतना कहकर मैंने अपने अब्बू को घर से निकाल दिया था। अब्बू कहने लगे, मेरी ऐसी तरबियत तो नहीं थी, मगर अफसोस है कि तुमने मेरे साथ ये सब किया है। मेरी तुम्हें यही बद्दुआ है कि तुम कभी खुश ना रह पाओ। जिस लड़की के लिए तुमने ये सब किया है तुम उसी के हाथों जलील हो जाओ। इतना कहकर अब्बू घर से चले गए थे, जबकि मैं गुस्से से खौलता रह गया था। अब्बू को कुछ तो शर्म आनी चाहिए थी। वो किस तरह मुंह फाड़ कर मुझे बद्दुआ दे सकते थे। मैंने सोच लिया था कि अब उम्र भर अब्बू को अपनी शक्ल नहीं दिखाऊंगा, उन्हें यूं ही तड़पता हुआ रहने दूंगा। उन्होंने मुझे बद्दुआ दी तो कैसे। खैर, अब्बू चले गए तो मेरी ज़िंदगी में थोड़ा बहुत सुकून आ गया था, क्योंकि मैं तो सना का नाम सुन सुनकर बेजार हो चुका था। अब मैंने अपनी शादी की तैयारी अपने तौर पर ही शुरू कर दी थी। मेरी शादी को फ़कत 10 दिन रह गए थे। मैं फारिया के घर गया और उनसे इल्तिमास की कि ये शादी अब धूमधाम से नहीं कर सकता, क्योंकि कुछ अर्सा पहले ही मेरी वालिदा इंतकाल कर गई हैं। मुख्तसर सी बारात लेकर आऊँगा और फारिया को रुखसत करके ले जाऊँगा। उसके वालिदा ने इस बात पर एतराज़ नहीं किया था और फारिया भी बेइंतहा खुश थी।
और गिन गिन कर दिन गुजार रही थी। आखिरकार वो दिन भी आ गया था जब फारिया हमेशा हमेशा के लिए मेरी जिंदगी में शामिल होने जा रही थी। मैं अपनी बारात पर करीबी चंद लोग लेकर गया था। हमारा निकाह हुआ और फिर मैं अपनी बीवी को लेकर घर वापस आ गया था। शाम का वक्त था। मेरे कुलीग्स ने मेरी बीवी को मेरे कमरे में बिठा दिया और चंद रस्में की थी। क्योंकि माँ का इंतकाल हो चुका था, बाप मुझसे खफा था और कोई बहन भाई तो था ही नहीं मेरा। खैर, मुझे आज के दिन किसी की भी कोई परवाह नहीं थी। ये दिन मेरी जिंदगी का सबसे खुशगवार दिन था क्योंकि फारिया मेरी हो गई थी। मेहमानों के जाने के बाद मैं खुशी खुशी अपने कमरे में चला गया था। फारिया घूंघट ओढ़े बैठी हुई थी। मैं उसके पास जाकर बैठा और जैसे ही घूंघट पड़ता तो मेरी चीखें निकल गई थी। मैं बोला, तुम यहां क्या कर रही हो? मेरे सामने उस वक्त फारिया नहीं बल्कि उसकी छोटी बहन फरवा बैठी हुई थी। वो रोने लगी और बोली, इसका जवाब तो आपको फारिया ही दे सकती है, मैं तो खुद बहुत मजबूर हूं। मैं बोला, ये कैसी मजबूरी है कि तुम एक गैर मर्द के कमरे में सच संवर कर बैठ गई हो? तुम्हें यह भी मालूम है कि मेरे घर में मेरे सिवा इस वक्त कोई नहीं है। तो फरवा कहने लगी, आप मेरे लिए गैर नहीं है। हम दोनों का निकाह हो चुका है। आपका निकाह फारिया के साथ नहीं बल्कि मेरे साथ हुआ था। मैं तो हक्का बक्का रह गया था। मैं बोला, इतना बड़ा धोखा, ये कैसे मुमकिन है? तुमने ये सब कैसे किया? फरवा रोने लगी थी और बोली, मैं मजबूर थी। मैंने जल्दी से फारिया का नंबर मिलाया था। उसने दूसरी ही बेल पर मेरी कॉल अटेंड कर ली थी। मैं बोला, फारिया, ये कैसा बेहुदा मजाक है? तो वो कहने लगी, ऐसा नहीं, मजाक नहीं है, ये जिंदगी की हकीकत है। तुम अपने वालिदैन को नाराज कर सकते हो, उन्हें अपने रिश्ते के लिए मजबूर कर सकते हो, यहां तक कि अपने बाप को घर से भी निकाल सकते हो। मगर मैं बेटी हूं, मैं ये सब नहीं कर सकती थी। मैं अपने बाप का सर शर्म से झुकाना नहीं चाहती थी। मेरे बाप ने जब मेरा रिश्ता पक्का कर दिया था तो मैं भला उस रिश्ते को कैसे तोड़ सकती थी? मैंने तुम्हें समझाने की कोशिश की थी, तुम नहीं समझे। फिर मैंने अपने वालिदैन को मनाने की कोशिश की थी कि मेरी एहसन के साथ शादी कर दे, मगर अब्बू अपनी जबान से पीछे हटने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसे में मुझे तुम्हारा भी खौफ था कि मैं इस रिश्ते से इनकार कर दूं तो कहीं तुम मुझे बदनाम ही न कर दो, क्योंकि आजकल लड़कों में ये बात बहुत आम है कि वो अपनी पुरानी महबूबा को दुनिया वालों के सामने रुस्वा कर देते हैं। इसीलिए मैंने अपने अब्बू से कहा था कि अब की बार जब एहसन के अब्बू रिश्ता लेने के लिए आए तो आप फरवा का रिश्ता उन्हें दे दीजिएगा, क्योंकि वो एक अच्छा लड़का है और अब तो उसने CSS का इम्तहान भी पास कर लिया है। यकीनन उसे अच्छी जॉब मिल जाएगी। अब्बू ने मेरी बात को पसंद किया था और तुम्हारा रिश्ता फरवा के साथ तय कर दिया था। मगर ये बात ना तो तुम्हारे वालिदैन को बताई थी और ना ही तुम्हें बताई थी। मेरी बहन मेरी अमानत के तौर पर तुम्हारे पास मौजूद है, उसका बहुत ख्याल रखना और उसे इज्जत देना। मैं बोला, फारिया, मैं तुमसे मोहब्बत करता हूँ, मैं तुम्हारी बहन को कबूल नहीं कर पाऊंगा। जब फारिया ने मुझे अपने सर की कसम दी थी और बोली, तुम मेरी बहन के साथ हमेशा खुश रहना, इतना कहकर उसने फ़ोन बंद कर दिया था, जबकि मैं हक्का बक्का बैठा रह गया था। मेरे साथ जिंदगी ने बहुत बड़ा मजाक कर दिया था। फरवा एक छोटी कद की सांवली सी लड़की थी। वो मुझे कभी भी पसंद नहीं रही थी। अगर फारिया मेरी जिंदगी में ना होती तो सना एक बेहतरीन इंतखाब था, मगर अब फरवा मेरी जिंदगी में ज़बरदस्ती शामिल कर दी गई थी। मेरे साथ बहुत बड़ा धोखा हो गया था। मैं फारिया और उसके घर वालों को सबक सिखाना चाहता था, इसीलिए मैंने खड़े पैर ही फरवा को तलाक देकर घर से निकाल दिया था। और फिर अगली सुबह ही मैं अब्बू के पास पहुंच गया और उनके पांव पकड़कर उनसे माफ़ी मांगी थी और उनसे कहा था कि मैं सना से शादी करने के लिए तैयार हूं। मगर अब्बू बोले कि सना की भी शादी हो चुकी है। मैं तो अब हर तरफ से ही लुट चुका था। खैर, इस वाकई को 10 बरस गुजर चुके हैं। अब्बू भी इंतकाल कर गए और मैं अब तन्हा रहता हूं। अब तक मेरी शादी नहीं हो सकी क्योंकि लोगों ने मेरे खिलाफ बहुत गलत बातें फैला रखी हैं। वो कहने लगे हैं कि एहसन में कोई ना कोई कमी है, जो उसने शादी की पहली रात ही अपनी बीवी को तलाक दे दी थी और अब कोई अपनी बेटी का हाथ मेरे हाथ में नहीं देना चाहता। अब मुझे एहसास होता है कि वालिदैन का दिल दुखाने का क्या अंजाम होता है। अगर मैं अपने बाप को घर से ना निकालता तो शायद वो मुझे कभी बद्दुआ न देते और मेरे साथ कभी ऐसा ना होता। मुझे लगता है कि मैं इसी तरह तन्हा रह रहकर मर जाऊंगा और मुझे कभी भी जीवन साथी नहीं मिल पाएगा। अगर आपको आज की कहानी पसंद आई है तो वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कीजिएगा। और हाँ, अगर आपने अभी तक हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो जरूर सब्सक्राइब करें।
मिलते हैं कल एक नई और दिलचस्प कहानी के साथ। अल्लाह हाफिज।